रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनिधि एक बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। सुनिधि को बिस्किट खाने का बहुत शौक था, लेकिन सभी बिस्किट्स में से उसे ओरियो बिस्किट बहुत पसंद था। वो ज्यादातर ओरियो बिस्किट ही खाया करती। एक दिन सुनिधि की माँ रेखा सुनिधि को कहती है, अरे बेटा, इतनी गर्मी हो रही है, अगर ठंडा जूस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ तो ठीक है ना, मैं आपको भी ठंडे ठंडे ओरियो शेक के मजे दिलाती हूँ। बेटा, तू मुझ पर मेहरबानी कर दे और आज फिर ओरियो बिस्किट से कुछ मत बना। रोज रोज नए तरीके से ओरियो बर्बाद करती रहती है। क्या है माँ, एक तो मैं रोज ओरियो से कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ और आप ऐसे बोल रही हो। हाँ, तू मुझे बस एक गिलास ठंडा पानी ही दे दे, वही बहुत है। रुको तो माँ, आज तो मैं आपके लिए यम्मी ओरियो शेक बना कर ही रहूंगी। अगर आज तूने फिर कुछ नया अतरंगी बनाया ना, तब मैं तुझे बताती हूँ। जब ओरियो इतना ही अच्छा लगता है तो ये नहीं कि बिस्किट ही खा लूँ, रोज कुछ न कुछ नया बनाना है। इतना पसंद है तभी तो नए नए तरीके से उसको और भी टेस्टी बनाने की कोशिश में लगी रहती हूँ। अब आप बातों में मत लगाओ मुझे बस ओरियो शेक बनाने दो। सुनिधि इतना बोलकर किचन में ओरियो शेक बनाने चली जाती है और ओरियो शेक बनाते हुए बोलती है, अरे सुनिधि की बच्ची, तूने माँ को तो बोल दिया टेस्टी ओरियो शेक बनाएगी, लेकिन अब तक तेरी हिस्ट्री तो यही बोलती है कि तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई नहीं, कोशिश करती हूँ, क्या पता वाकई अच्छा बन जाए। सुनिधि जैसे तैसे ओरियो शेक बना लेती है और ओरियो शेक बनाकर रेखा को देती है। इतने में बाहर से सुनिधि का भाई सोनू भी आ जाता है और बोलता है, अरे ये क्या है, आज इसने फिर ओरियो का नाश मार दिया। तो चुप रहा कर, एक तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ऊपर से तू ताने मार रहा है। ताना ना मारे तो और क्या करे वो। आज फिर तूने ओरियो शेक में ज्यादा पानी और चीनी कम कर दी। लेकिन आज तो मैंने सब अपने हिसाब से सही डाला था। बोल तो ऐसे रही है जैसे इसका हिसाब बहुत पक्का हो। तू बस मेहरबानी कर हम पर। तुझे ओरियो अच्छे लगते हैं तो तू खा, जितना मन करे उतना खा, लेकिन ये ओरियो की नई नई डिश बनाकर हम पर अत्याचार मत कर। सुनिधि को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपने ओरियो बिस्किट के पैकेट उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और YouTube पर ओरियो केक बनाने के तरीके देखने लगती है। कुछ दिन बाद जब घर में कोई नहीं होता तो वो फिर से ओरियो बर्बाद करने के लिए उसका केक बनाने की कोशिश करती है और बोलती है, आज देखती हूँ मैं, आज मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। आज तो पूरी वीडियो देखकर बनाया है, आज तो लोग पक्का मेरी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेंगे। कुछ ही देर बाद सोनू घर आता है और सोनू को देखकर सुनिधि कहती है, तो बहुत बोलता है ना कि मैं ओरियो शेक का नाश मार देती हूँ। ये ओरियो केक बनाया मैंने, खा के बता कैसा बना है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं खाने में कैसा होगा। खाएगा तो पता चलेगा ना, खाना जल्दी और बता फिर मुझे। सोनू थोड़ा सा केक टेस्ट करता है और बोलता है, छी, ये क्या कबाड़ा बना दिया है फिर से। तुझे इसमें ओरियो का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा? मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मेरे गले से नीचे तक नहीं उतर रहा है, इतना बकवास बनाया है। आज फिर आपने ओरियो को और अच्छा बनाने के चक्कर में उसका नाश मार दिया। इतना बोलकर सोनू अपने कमरे में चला जाता है और सुनिधि को सोनू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण वो थोड़ी उदास हो जाती है। थोड़े दिन बाद सुनिधि अपनी दोस्त अदिति से मिलने उसके घर जाती है और बोलती है, यार देखना, सब मुझे बिना बात के सुनाते रहते हैं, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। हुआ क्या, क्यों सुनाते हैं? कोई तो रीजन होगा ही। हुआ ये है कि मुझे ओरियो बहुत पसंद है, तो मैं रोज ही उसका कुछ न कुछ कार्यक्रम सा करती रहती हूँ, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आता। इसमें मेरी क्या गलती है? तो इसमें बड़ी बात क्या है? तू थोड़े दिन कुकिंग क्लासेस ले ले, उसमें खास ओरियो की डिश बनाना ही सिखाने को बोल दियो। अच्छा, बात तो तू सही बोल रही है, लेकिन मैं कुकिंग क्लास कहाँ से लूँ ये तो बता। अरे तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना यहाँ, तू बस चिल कर। और सुन, मेरा एक कजन है, वो कुकिंग क्लासेस देता है, तो वहीं चली जा और बोल दियो कि तुझे खास ओरियो की डिश बनाना ही सिखाए। थैंक यू यार, तू ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तूने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा चल ठीक है, अब ज्यादा खुश मत हो, जब सीख जाएगी तो बस मुझे भी पार्टी दे दियो। मैं तुझे अपने कजन का नंबर देती हूँ, तू बात कर ले। ठीक है, तेरी पार्टी पक्की। अदिति सुनिधि की बात अपने कजन भाई रोहन से करवाती है
और कुछ दिनों के बाद ही सुनिधि रोहन की कुकिंग क्लासेस में जाने लगती है और कुछ ही दिनों में सुनिधि ओरियो की बहुत सारे डिशेस बनाना सीख लेती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और कुछ दिनों बाद रोहन सुनिधि से कहता है, अरे तुम तो मेरी अब तक की सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। तुमने सबसे जल्दी सीख लिया ये सब और बहुत अच्छा भी बना लेती हो। सिखाने वाले आप जैसे हो तो और भी जल्दी सीख लिया जाता है। तो बताओ, तुम अपने हाथ से बना ओरियो केक कब खिला रही हो? जल्दी ही मेरी मम्मी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन पर मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। अपने हाथ से ओरियो बिस्किट का सब कुछ बनाऊंगी। मम्मी खुश हो जाएगी देखकर। लेकिन मुझे तो बुलाओगी ना, या ये सब आते ही मुझे भूल जाओगी तुम? आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? कैसी बातें करते हो? कुछ दिनों बाद रेखा का जन्मदिन आता है और सुनिधि रेखा के लिए पार्टी रखती है जिसमें उसने हर डिश में ओरियो का टेस्ट डाला था। घर में पहले से ही सुनिधि के साथ सब लोग थे। तो थोड़ी देर बाद रेखा घर में आती है और घर की सारी लाइट्स बंद होती है। ये देखकर रेखा बोलती है, ये क्या, पूरी दुनिया जहाँ की लाइट आ रही है, बस मेरा ही घर अनोखा है क्या? इतने में ही सुनिधि लाइट जलाती है और रेखा को सरप्राइज देते हुए कहती है, जन्मदिन मुबारक हो माँ। देखो मैंने आपके लिए सरप्राइज तैयार किया है। मतलब ओरियो केक, ओरियो शेक, ओरियो आइसक्रीम, ओरियो स्मूदी। तूने मेरे लिए इतना कुछ बनाया है, लेकिन सब में तूने कुछ न कुछ नाश ही मारा होगा। हाँ, जन्मदिन के दिन भी आपने अपना मनपसंद ही सब बनाया है और वो भी पता नहीं कैसा होगा। अरे आप खा तो लीजिए, फिर कुछ बोलना। केक कट होता है, सब केक खाते हैं और रेखा भी केक खाकर बोलती है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। तू कहीं बाहर से लाकर अपना नाम तो नहीं लगा रही है ना? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप माँ। ये सब तो इसकी बस की बात नहीं है। इसे बस ओरियो बिस्कुट पसंद है और उसकी नई नई डिश बनाकर कबाड़ा करना ही आता है। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन सुनिधि ने मेरे पास कुकिंग की क्लास ली है, इसीलिए ये सब जो आप लोग खा रहे हैं ये सुनिधि ने अपने हाथों से ही बनाया है। सच में बहुत ही अच्छा बनाया है सुनिधि ने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सुनिधि ने बनाया है। तो यकीन कर लो, क्योंकि अब मुझे ओरियो की बहुत सारी डिशेस बनानी आ गई है। अब तो रोज रोज बनाऊंगी और वो भी टेस्टी टेस्टी। मुझे इतनी अच्छी डिश सिखाने वाले और कोई नहीं बल्कि रोहन है और मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी सुनिधि बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, सुनिधि के मनपसंद ओरियो बिस्कुट की कसम। अरे जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अब कभी तुम उसे ओरियो शेक पिलाओगे तो कभी सुनिधि तुम्हें ओरियो स्मूदी। इसी तरह सुनिधि की मन पसंद ओरियो बिस्किट धीरे धीरे सबको और भी ज्यादा पसंद आने लगते हैं और थोड़े दिनों बाद रोहन और सुनिधि की शादी हो जाती है। युग के घर के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर दिल्ली से आई गोरजा का तमाशा देखकर एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी। तभी युग बोलता है, गोरजा बस, अब और कितना मजाक बनाओगी मेरा? देखो सब कैसे हंस रहे हैं मुझ पर। मैंने तुम्हारी बुरी हरकतों के कारण छोड़ा था तुम्हें। आई डोंट केयर, बनने दो तुम्हारा मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके इलाहाबाद में छुपकर बैठ जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकूंगी? भूल गए क्या, भारत की राजधानी दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। पताल में भी होते ना तो वहाँ से भी खोज निकालती तुम्हें। गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने, सॉरी। आखिर युग किस भूल की बात कर रहा है? कौन है ये गोरजा? आइए जानने के लिए इस कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं। युग इलाहाबाद में रहने वाला एक लड़का था, तो वहीं दूसरी तरफ गोरजा दिल्ली शहर में रहने वाली लड़की थी। एक दिन युग अपने बचपन के दोस्त राजीव से फोन पर बात करते हुए बोलता है, कैसा है मेरे भाई? एकदम मस्त। तू बता साले कैसा है? कुछ नहीं, बस बोर हो रहा हूँ यार अकेले। इलाहाबाद में तो इतनी सारी घूमने फिरने की जगह है, फिर भी तू बोर क्यों हो रहा है साले? कहीं घूम आ। अबे मजे मत ले, कोई भी जगह खास नहीं, सब जगह बस धार्मिक है। इस उम्र तक ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई लड़की दिख रही है। वैसे राजीव, दिल्ली शहर में तो तू रोज आंखें सेकता होगा ना? अबे पागल है क्या? मुझे मेरी जॉब से ही फुर्सत नहीं, और होती भी तो भी मरना है क्या दिल्ली की लड़कियों से पंगा लेकर? दिल्ली की लड़कियां खूंखार बिल्ली से भी खतरनाक हैं और दिमाग से इतनी तेज कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर दिल्ली की लड़कियों में ऐसी क्या बात है। आजा फिर। वैसे भी इतने बड़े से फ्लैट में
मैं अकेले रहता हूँ। तू कुछ दिन तक साथ रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चल फिर आता हूँ मैं। इतना बोलकर युग फोन रखकर फटाफट अपना बैग पैक करता है और अगले दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही घंटों बाद वो दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी नजर स्टेशन पर चल रही शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए लड़कियों पर जाती है और वो बोलता है, अबे क्या औसम नजारा है। हाय, वो सामने वाली की चाल देखकर मेरा तो हाल बिगड़ता जा रहा है और इसकी तो अदाएं ही घायल कर रही हैं और इसकी ये शॉर्ट ड्रेस देखकर तो मैं इम्प्रेस हो गया। युग ये कह ही रहा था कि पीछे से उसका दोस्त राजीव उसे मारते हुए बोलता है, अबे साले आते ही शुरू हो गया, पिटकर मानेगा क्या? क्या देख रहा है ऐसे आंखें फाड़ कर? यार वो जो वहाँ गुलाबी ड्रेस में खड़ी है ना, उसके गाल देख कितने लाल हो रहे हैं और उसकी बोली से तो गुलाब जामुन की मिठास टपक रही है। एक बार यही बात उसके पास जाकर कह दे, तब देख वो गुलाब जामुन से 1 सेकंड में तेज मिर्ची में बदलकर तेरे कान में न झंझना दे तो कहियो ये तेरा इलाहाबाद नहीं है, ये दिल्ली है, समझा? शेरनी है यहाँ की लड़कियाँ। राजीव उसे समझाकर दिल्ली स्टेशन से अपने घर की तरफ ले जाता है और तभी युग की नजर एक कपल पार्क पर जाती है और वो चौंकते हुए बोलता है, ओ तेरी, अबे ओए राजीव, ये क्या अश्लीलता है? क्या हो गया? ओ ये, अबे दिल्ली में इसे अश्लीलता नहीं प्यार कहते हैं। ऐसे खुल्लम खुल्ला? ये दिल्ली है मेरे भाई, अभी तुझे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सब्र कर। तू अपने भाई की कोई सेटिंग करा दे, मुझे भी दिल्ली की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। अबे पागल हो गया है क्या? मुझे पिटने का शौक नहीं है। तू दिल्ली घूमने आया, घूम फिर मौज कर, लेकिन दिल्ली की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने का सपना मत देख, वरना पछताएगा। अबे तू अपने भाई को चैलेंज कर रहा है? ऐसा ही समझ ले। अब तो लगी शर्त, अगर मैंने दिल्ली की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया तो मैं भी युग नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंचते हैं। वक्त बीतता है और युग रोज रोज दिल्ली की लड़कियों को घूरता रहता और उन्हें इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढता। ऐसे ही एक दिन वो खुद से बोलता है, क्या यार, मैं ये 4 दीवारी देखने के लिए थोड़ी दिल्ली आया था। जब से आया हूँ राजीव अपने काम में बिजी है, ना वो मुझे दिल्ली घुमा रहा है ना कोई लड़की पटवा रहा है। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इतना बोलकर युग जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े डिसाइड करते हुए बोलता है, क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्लू वाला कुर्ता पहनूं क्या? अरे नहीं, ये इलाहाबाद नहीं है। हाँ, उस दिन मैंने स्टेशन पर देखा था लड़के फटी जींस पहनकर घूम रहे थे। मेरे पास तो है नहीं, राजीव के पास तो होगी ही। जिसके बाद वो अपने दोस्त की जीन्स पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए बोलता है, अब लग रहा हूँ ना दिल्ली का छोरा। ये तो हुआ नीचे का जुगाड़। अब ऊपर क्या पहनूं? ये रेड वाली शर्ट में अच्छा इंप्रेशन जचेगा। एक काम करता हूँ, यही पहनता हूँ। युग रेडी होकर घर से निकल जाता है और रास्ते में एक मंदिर को देखकर वो भगवान के पास जाकर बोलता है, हे भगवान, आज बस मेरी मुराद पूरी कर दो। बस दिल्ली की सुंदर सी लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बना देना। युग हाथ फैलाकर ये बोल ही रहा था कि तभी गौरजा उसके हाथों में लड्डू देते हुए बोलती है, ये लो लड्डू खाओ, भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, ये रही तुम्हारी मुराद। गौरजा की मधुर आवाज सुनकर युग के दिल के तार बजने शुरू हो जाते हैं और दोनों मंदिर में खड़े होकर अपनी आँखों को चार कर लेते हैं और गौरजा बोलती है, तो क्या इरादा है? जी वो मैं क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? दोस्ती वोस्ती मेरी समझ से बाहर है, गर्लफ्रेंड बनाना है तो बताओ। अबे ये तो सामने से ऑफर दे रही है, मेरी तो निकल पड़ी। शादी की बात भी कर लूं क्या? ओए, किसके ख्यालों में खो गए? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। चलो फिर मुझे शॉपिंग करनी है, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो नखरे भी तो तुम ही उठाओगे। युग बिना इनकार किए उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाता है, जहां गौरजा अनलिमिटेड शॉपिंग करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों में काफी करीबियां बढ़ने लगती है। एक रोज दोनों कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं और गौरजा के फोन पर अक्की नाम के लड़के का कॉल आता है और वो फोन पर बोलती है, हाय डार्लिंग, सॉरी फॉर टुडे, वो आज मुझे हेडेक हो रहा है इसलिए आ नहीं पाऊंगी। ओके बाय, आई लव यू। गौरजा के मुंह से ये शब्द सुनकर युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलता है, कौन था फोन पर
और ये तुम उसे आई लव यू क्यों बोल रही थी? बॉयफ्रेंड था। तो मैं कौन हूँ? तुम परमानेंट हो, ये तो हैवी टाइम पास था। ओह, और कितने हैं ऐसे? ज्यादा नहीं, बस अभी प्रेजेंट टाइम में अक्की, राज, सैम, रोहन, सौरभ, कुछ मिसिंग है। बस करो, तुम मुझे धोखा दे रही थी। अब इसमें धोखा क्या है, गिनवा तो दिया तुम्हें, हो सकता है एक आध भूल गई हूँ। तुम दिल्ली की लड़कियाँ ऐसी ही होती हो, टाइम पास करती हो। अरे तुमने वो गाना नहीं सुना क्या? दिल्ली दिया कुड़िया दी एक खास बात है, 3-4 बॉयफ्रेंड ये तो आम बात है। चुप करो, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली की लड़कियाँ कपड़ों की तरह लड़के भी चेंज करती हैं। जा रहा हूँ मैं। युग, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। अभी तक दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का प्यार देखा है, तकरार नहीं। मैं जा रहा हूँ। युग को जाते देखकर गोरजा उसका हाथ पकड़कर गाते हुए बोलती है, छोड़ेगा अगर तेरे घर पे मैं आके कलेश करूंगी। युग गोरजा की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और शाम की ट्रेन से इलाहाबाद आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और युग वहीं की रहने वाली लड़की के प्यार में पड़ जाता है और दिल्ली की गोरजा उसे खोज ही लेती है। आइए अब कहानी में वापस चल के जानते हैं कि आगे क्या हुआ। गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। ए युग बिटवा, तू काहे बिगड़े लड़की से माफी मांगत है? तू बोल तो हम सब औरतें इसे अकेले निपट ली है। युग, जल्दी अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। गोरजा युग का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगती है। तभी नैना नाम की एक लड़की उससे बोलती है, यही रुक जाओ और छोड़ो युग का हाथ, वरना। अबे ओ, हट जा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। दिल्ली की चालू लड़की हो तुम, जिसने युग को चीट किया। अब युग पर मेरा हक है, समझी? युग, कौन है ये सरफिरी? अरे युग, तू डरो नहीं, हम सब इके अकेले देख ली है। युग, कौन है ये सरफिरी? अरे युग, तू डरो नहीं, हम सब इके अकेले देख ली है। मोहल्ले वालों के सपोर्ट को देखकर युग सबके सामने नैना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना, मुझे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड रास नहीं आई, इसीलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। और हाँ, मन करे तो मेरी शादी में आ जाना। अगले महीने मैं नैना को अपनी गर्लफ्रेंड से वाइफ बनाने वाला हूँ। तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी करूंगी, वो भी युग नाम के लड़के से ही। ये तुम्हारी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का वादा है। गोरजा की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गोरजा वहाँ से गुस्से में लाल पीली होकर चली जाती है और इस तरह फाइनली युग को अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से छुटकारा मिलता है। मिर्ची अपने नाम की तरह ही तीखी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसको तीखा खाने की बहुत आदत थी। हर डिश में उसको तीखा ज्यादा चाहिए होता है। एक दिन तो जब वो अपने घर में बैठी स्पाइसी तंदूरी मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ खा रही थी, तभी उसकी माँ बबली आकर उसको बोलती है, अरे तू फिर ले आई है मोमोज? तेरा बाहर का खाना खा खा कर पेट नहीं भरता क्या? कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी ये चाइनीज से मोमोज और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे माँ, तीखे में ही तो मजा है। आय हाय, गरम गरम मोमो जब तीखी स्पाइसी चटनी के साथ मुंह में आते हैं, मजा ही आ जाता है। लाजवाब स्वाद आएगा। स्वाद नहीं, भगवान याद आएगा। अरे इतना तीखा खाती है, तेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तेरा नाम मिर्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा ही मिर्ची खाना खाती रहे। तो ये तो आपको मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो मुझे तीखा खाने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। जब सुबह निकालेगी ना तब पता चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहली बार थोड़ी ना खा रही हूँ। अरे हमेशा से खाते आ रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट के अंदर ही सारे स्पाइसी मोमोज खा जाती है। ऐसे ही वो कभी भी बाहर जाती तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती। इससे उसको एक फायदा तो होता ही था कि उसकी प्लेट में से कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ उसकी ये आदत और बढ़ गई। अब मिर्ची की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से तय कर देती है और थोड़े समय बाद में उसकी शादी उससे करवा देती है। शादी के बाद जब मिर्ची पहली बार खाना बनाती है तो पहला निवाला खाते ही उसकी सास कुसुम बोलती है, हाय हाय, आग लग गई। शौर्य बेटा पानी दे। अरे माँ जी, कहाँ आग लग गई? मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ माँ, कहाँ लगी है आग? मुझे भी नहीं दिख रही।
मेरे पेट में बेटा और कहाँ। अरे करमजली, ये खाना है या मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी है, इसको खाकर तो पेट में आग लगेगी। पर माँ जी, मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं है इतनी। देखो, खाकर बताती। मिर्ची अपनी बनाई सब्जी बड़े ही आराम से चखकर अपनी सास से बोलती है। देखो, मुझे तो जरा सी भी मिर्ची नहीं लग रही, कहीं से भी कोई चीज तीखी नहीं है। अरे आप बिना खामखा के ओवर एक्टिंग कर रही है, ताकि पहली बार आपको मुझे रसोई का शगुन न देना पड़े। अरे मिर्ची, ऐसा नहीं है, माँ को शायद लग रही हो ज्यादा मिर्च। रुको, मैं खाकर बताता हूँ। शौर्य मिर्ची के बनाए खाने को चखता है तो उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता और आंखों से ही पानी मांगने का इशारा करता है। ये देखकर मिर्ची बोलती है। देखा, कहा था ना नहीं है मिर्ची। शौर्य जी ने भी कितने आराम से खाना खा लिया। शायद इतना अच्छा खाना बना है कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। अरे नासपिटी, वो पानी मांग रहा है, पानी दे। मिर्ची शौर्य को पानी दे देती है, जिसके बाद वो पानी पीकर जीभ बाहर निकालकर हाथ से हवा करता है और बोलता है। ये खाना बनाया है। अरे इतनी मिर्च तो मिर्च में भी नहीं होती। कसम से माँ, पेट में आग लग जाती है। मुझे नहीं खाना ये खाना, सारे मुंह को जलाकर रख दिया। आ बेटा, मैं तुझे दही चीनी खिलाती हूँ, ठंडक मिलेगी तेरी जीभ को। कुसुम शौर्य को दही चीनी खिला देती है, जिसको खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर मिर्ची खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देखकर कुसुम उसे बोलती है। बहू सुन ले, रात के खाने में मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मिर्ची खाना बनाती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती। वो सबको खाना खिला देती है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर शौर्य उससे बोलता है। अरे मिर्ची, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शौर्य जी, मुझसे ये फीका सा खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे हमेशा से तीखा खाने की आदत है। अच्छा, तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से। मैं तुमको ऐसे भूखी नहीं सोने दूंगा। इस वक्त क्या ही आएगा शौर्य जी, रहने दीजिए। एक दिन भूखा रहने से मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। मैं सुबह खा लूंगी। ऐसे कैसे? चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खाने। जल्दी करो। मिर्ची जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद शौर्य उसे अपनी कार में बिठाकर कुछ खाने के लिए बाहर ले जाता है। रास्ते में एक गोलगप्पे की रेड़ी देखकर मिर्ची शौर्य से बोलती है। शौर्य जी, वो देखिए गोलगप्पे, चलिए ना वही खाते हैं। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका गोलगप्पे खाकर पेट भर जाए? फिर भी आज रात के लिए यही काफी होंगे। ठीक है बाबा, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ, फिर गोलगप्पे खाते हैं। शौर्य अपनी कार को रोककर मिर्ची को गोलगप्पे वाले के पास लेके जाता है, जहाँ मिर्ची उस गोलगप्पे वाले को बोलती है। भैया जी, गोलगप्पे खिला दो और एकदम बढ़िया तीखे। गोलगप्पे वाला मिर्ची को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। वो एक गोलगप्पा खाती है और उस भैया से बोलती है। अरे भैया, तीखा बहुत कम है, थोड़ा और लगाओ। ठीक है बहन जी। गोलगप्पे वाला उसे और तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बोलती है। अरे भैया, तीखे की कमी है क्या आपके पास? तीखा बनाने को कहा है, समझ नहीं आता क्या? आपकी मिर्ची में दम ही नहीं है। अरे भैया, आप एक गोलगप्पा मुझे खिलाओ, मैं बताता हूँ तीखा है या नहीं। गोलगप्पे वाला दोनों को और तीखा गोलगप्पा देता है, जिसको खाकर शौर्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एक खाकर ही बोलता है। मिर्ची, कितना तीखा है, फिर भी तुमको और तीखा खाना है। हे भगवान, भैया एक मीठी चटनी से गोलगप्पा दो जल्दी। अरे कौन से एंगल से तीखा है ये? भैया आप थोड़ा और तीखा बनाओ। गोलगप्पे वाला मिर्ची को तीखे से तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन उसके मुंह को तीखा लगता ही नहीं है। गुस्से में गोलगप्पे वाला बोलता है। अरे बहन जी, अब इससे तीखा नहीं बना सकता। अरे इतना ही तीखा खाना है तो लाल मिर्च खा लीजिए। भैया मेरे पैसे दो, मैं इनको इससे ज्यादा तीखा नहीं खिला सकता। शौर्य गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मिर्ची को वापस कार में बैठाकर जाने लगता है। तभी मिर्ची उसे बोलती है। देखा, मैंने कहा था ना कि इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे भी मिले तो फीके। हे भगवान, मिर्ची सच्ची तुम अपने नाम की तरह मिर्ची ही हो। तुमको तीखे में भी तीखे का स्वाद नहीं आता। इतना ज्यादा तीखा खाना भी खाना नहीं चाहिए। शौर्य जी, अब मेरी जुबान को सिर्फ तीखा ही स्वाद आता है तो मैं क्या करूं? दोनों घर आते हैं। अगली सुबह मिर्ची के घर उसकी मौसी सास सुमित्रा आती है, जिसको देखकर उसकी सास बोलती है। अरे दीदी आओ, अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुसुम, शौर्य की शादी में नहीं आ पाई थी तो सोचा चल अब मिलाती हूँ।
नई बहू का चेहरा भी तो देखना था। अच्छा किया आ गई। मैं अभी मिर्ची को बुलाती हूँ। मिर्ची जरा बाहर आ, देख कौन आया है। मिर्ची बाहर आती है और अपनी मौसी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। सच्ची तेरे तो भाग खुल गए कुसुम, ऐसी बहू पाकर। अच्छा बहू, तुझे खाना वाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। रुकिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने राजमा बनाए हैं। आप खाकर बताइए कैसे बने हैं। नहीं रहने दे बहू, क्यों मेरी जिज्जी के मुंह में आग लगाना चाहती है? अरे जिज्जी, ये इतना तीखा खाना बनाती है ना कि कानों से धुआं निकल जाता है। अरे तो क्या हुआ, मैं तीखा ही खाती हूँ। बहू तू ला, मैं बताती हूँ कैसी बनी है तेरी सब्जी। मिर्ची रसोई से राजमा की सब्जी डाल कर लाती है, जिसके बाद सुमित्रा जैसे ही एक चम्मच सब्जी खाती है, अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलती है, हाय हाय बहू, ये राजमा की सब्जी है या मिर्च की? इतनी तीखी, मेरा मुंह जल रहा है। बोला था ना मत खाओ। अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा थोड़ी चीनी लेकर आ। मिर्ची जैसे ही चीनी लेकर बाहर आती है, उसके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके हाथों से चीनी की कटोरी गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर रोते हुए बोलती है, माँ जी यहाँ आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत जलन भी हो रही है, बचाओ। अरे बहू, ये क्या हो गया? संभाल खुद को। अरे कुसुम, इसको हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। सुमित्रा और कुसुम मिर्ची को हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं। कुछ देर बाद खबर मिलने पर शौर्य भी वहाँ आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं, देखिए, ज्यादा तीखा खाने से इनके पेट में अल्सर की शिकायत हो गई है और अगर इन्होंने अब भी तीखा खाना नहीं छोड़ा तो ये कैंसर भी बन सकता है। फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचेगा। नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे दवाइयाँ दे दो और आज के बाद मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी। बस मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। देखिए, अभी ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन आपको तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाइए ताकि आप ठीक हो सकें। सुन लिया ना? अब देख लो, जुबान का स्वाद बनाए रखना है या जिंदगी। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए शौर्य जी, वो भी आपके साथ। अब मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, पक्का, आपकी कसम। हर चीज की अति बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा तीखा खाना आपके पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।